हेलो दोस्तों, स्वागतम है आपका सरफराज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th का जल संसाधन के बारे में। दोस्तों अगर आप संसाधन और या भूमि संसाधन या मृदा संसाधन के बारे में अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाके वीडियो को देख ले। दोस्तों आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर हमारा 1 का जो मतलब चैप्टर नंबर मतलब 3 है, जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जल ही क्या है दोस्तों, जीवन है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वाटर इज लाइफ, यानी कि हम जल के बिना एक पल भी एक दिन भी अच्छा से दोस्तों नहीं रह सकते हैं। दोस्तों देखिए जल का क्या क्या उपयोग हो सकता है, यानी कि मतलब जल के बारे में हम आज देखेंगे, यानी कि जल का क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा जल है वो हमको घरेलू कार्यों में यूज होता है, जैसे हमको पीने में जल का उपयोग होता है। जैसे हम अपने खेत की कोई भी सिंचाई करते हैं या हम अपने खेत में कोई भी फसल लगाते हैं या धान ये मतलब लगाते हैं या मतलब गेहूं लगाते हैं या गन्ना की खेती करते हैं या बहुत सारे यानी कि दुनिया के जितने तमाम फसल को खेती करते हैं, यानी कि फसल को में सिंचाई की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों हम इसमें हमको जल का उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों हम कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं उसमें भी हमको बृहद मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों पृथ्वी पर 71% जल पाए जाते हैं। जो हमारा पृथ्वी है उस पर 71% जल पाए जाते हैं और पृथ्वी पर बृहद मात्रा में जल पाए जाने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसको बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी पाए जाने के कारण इसको हम जो जलीय ग्रह के भी नाम से जाने जाते हैं। अर्थात पृथ्वी का 3 नाम है, इसको हम नीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं और इसको जलीय ग्रह के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी के मतलब हम जानते हैं कि पृथ्वी के कितने गोलार्ध है, 2 गोलार्ध है। देखो ये मतलब पहला गोलार्ध है उत्तरी और दूसरा गोलार्ध है दोस्तों दक्षिणी। देखो मतलब उत्तरी गोलार्ध में मतलब क्या पाया जाता है, सिर्फ घर द्वार मकान पर्वत ये सब मतलब उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, उसमें सिर्फ स्थल रहता है। और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध रहता है उसको हम जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध है वह बहुत मात्रा में जल पाया जाता है। और दोस्तों जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जल है यानी कि हमारे पृथ्वी पर यानी कि जल जो है वो जल के 4 स्रोत है। दोस्तों जल के कितने स्रोत है, 4 स्रोत है। सबसे पहले जल जो है धारातलीय जल, यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसे जल जो जमीन पे पाए जाते हैं उसको हम धारातलीय जल कहते हैं। जैसे यानी कि नदी का जल हो गया, तालाब का हो गया, पोखरा हो गया, नाला हो गया, मतलब ये सभी चीजें कहाँ पाई जाती है, मतलब धरातल पे पाई जाती है, जमीन पे पाई जाती है, जिसके चलते हम इसको क्या बोलते हैं, धरातलीय जल। और मतलब इसके अंतर्गत आता है भूमिगत जल, यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसे जल जो मतलब चट्टानों के अंदर चले जाते हैं और वहां से मतलब रिश्क और वायुमंडल में चले जाते हैं, वैसे जल को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहा जाता है। दोस्तों तीसरा नंबर आता है यानी कि जल के मतलब स्रोत का तीसरा नंबर आता है वायुमंडलीय जल। कहने का मतलब क्या है कि वैसे जल जो वायुमंडल में चले जाते हैं, यानी कि वायुमंडल में मतलब एक जगह पर इकट्ठा रहते हैं और जरूरत पड़ने पर पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, तो यानी कि उसको हम वायुमंडलीय जल कहा जाता है। और चौथा है जो सबसे ज्यादा हमारा पृथ्वी पर जो मतलब पाया जाता है वो है महासागरीय जल। कहने का मतलब क्या है कि मतलब महासागर, जैसे मतलब हमारा एक भारत देश है, भारत देश के जो मतलब सबसे निचले छोर जो हिंद महासागर के पास जो बसा हुआ, यानी कि तमाम जितना सारा मतलब महासागर उसमें टोटल कितने महासागर है, 4 महासागर, यानी कि सबसे बड़ा स्रोत है। यानी सबसे ज्यादा पानी कहाँ पाया जाता है दोस्तों, जल कहाँ पाया जाता है, तो महासागरों में जल पाया जाता है। टोटल 4 महासागर है। अब दोस्तों यानी कि सबसे बड़ा वर्षा का जल, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा वर्षा का जो स्रोत है, यानी कि वर्षा का जल है वो वर्षा का ही मतलब स्रोत है, जिसके चलते हमारे पृथ्वी पर जो जल है वह पाया जाता है। दोस्तों जो जल है उसको हम 2 वर्गों में बांटते हैं, पहला मीठा जल या मृदु जल और दूसरा जो है वह खारा जल। पहला कौन दोस्तों, मीठा जल। देखो मीठा जल वैसे जल को कहते हैं जिसको हम पिया जा सके, जिसको
पिया जा सके, जिसमें लवण की मात्रा थोड़ी सी भी नहीं हो, जो मतलब जो स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं लगे और जिसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों जो खारा जल होता है उसमें लगभग 1000 इकाई, उसमें 1000 इकाई में लगभग 35 इकाई जो है उसमें खारा जल में लवण पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि खारा जल का हम ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम मतलब नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वो नमकीन हमको लगता है। और दोस्तों जो हमारा जल है, अब देखो जो संसाधन जो हमारे पिछले चैप्टर में, अब क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जल कैसा संसाधन है। तो दोस्तों क्या है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। कहने का मतलब क्या है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्राणियों के शरीर में लगभग कितना परसेंट जल पाया जाता है। तो प्राणियों के शरीर में लगभग 65% जल जो है वह पाया जाता है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के जो पिछले पेज पर दिया गया है उसमें क्वेश्चन है कि वनस्पतियों के शरीर में मतलब वनस्पतियों में कितने परसेंट जल पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे में कितने परसेंट से कितने परसेंट जल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 65% से लेके 99% तक जल जो है वह पाया जाता है। अब हमारा सबसे मेन टॉपिक जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताया गया है। देखो बहुउद्देशीय परियोजना का जो दूसरा नाम है हम इसको नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को ही भारत का मंदिर कहकर एक बार संबोधित किया गया था। यानी कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना दोस्तों किसे कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसे परियोजना की मतलब जिसका उपयोग बहुत ज्यादा हो, जिसका मतलब उद्देश्य जिसको जरूरत से बहुत ज्यादा उपयोग, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों बहुउद्देशीय या नदी घाटी परियोजना का मतलब जो है उसको हम 4 वर्गों में, यानी कि उसके मतलब जो लाभ है 4 तरह के लाभ है। क्यों? देखिए नदी घाटी जो परियोजना होता है मतलब उस पर नदियों पे हम बांध को बनाकर बाढ़ को हम मतलब रोक सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा मतलब उत्तर बिहार है वो हर साल बाढ़ आता है, हर साल दोस्तों बाढ़ आता है। क्यों वहां पे बाढ़ आता है? अगर हम नदी घाटी परियोजना को बहुत अच्छी तरह से लागू करके और उसका लाभ उठाए तो क्या होगा, हम बाढ़ पर रोकथाम कर सकते हैं। यानी कि बाढ़ को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रोक सकते हैं। और दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुउद्देशीय या नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम सिंचाई करके, यानी कि हम वहां से, यानी कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे नदी है और यहाँ पे हम नदी घाटी परियोजना को हम यहाँ पे बांध को बना दिए, और बांध को बनाने के बाद यहाँ से हम छोटे छोटे नहर को भी हम दोस्तों क्या कर लेंगे, निकाल देंगे, ताकि इसके आसपास जितने सारे मतलब सिंचाई हो, फसल हो, वो आसानी से क्या हो दोस्तों, आसानी से मतलब उसको पानी मिल जाए और फसल बहुत ही मतलब अच्छी मात्रा में हमको दे दे। दूसरा पहला कारण तो इसको हमको बाढ़ से मतलब रोकथाम हो जाएगा। दूसरा है कि यह हमको सिंचाई में इसको नहर निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरह से हो सकता है। तीसरा है कि हम नदी घाटी परियोजना से हम मतलब क्या कर सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन केंद्र बना सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे मतलब जल से, पानी से, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे मतलब नदी घाटी परियोजना से बिजली को बना सकते हैं और हमको बहुत ही सस्ता में हमको बनेगा। और दूसरा जो है यानी कि सबसे लास्ट पॉइंट है कृत्रिम जलाशय। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम नदी घाटी परियोजना को बहुत अच्छी तरह से लागू करते हैं तो यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे क्या होगा, लोग घूमने के लिए आएंगे और उसका टैक्स हमको देंगे, और जिससे हमारा जो मतलब जिस राज्य में नदी घाटी परियोजना बनेगा वह राज्य और भी ज्यादा विकसित होगा। अब कहने का मतलब क्या है, हमारे बिहार में, कहा दोस्तों, हमारे बिहार में 3 नदी ऐसी है, यानी कि सोन नदी पर, गंडक नदी पर और कोसी नदी पर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया। जब हमारा भारत देश गुलाम था उस समय सोन नदी पर एक परियोजना बनाई गई थी। यह लगभग 1874 की बात है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा गंडक नदी है और जो हमारा जो कोसी नदी है वह हमारे वाल्मीकि नगर के आसपास या हमारी कोसी नदी को बनाया गया, जिसमें लगभग यानी कि भारत और नेपाल के लोग भी यहाँ पे कोसी नदी घाटी परियोजना पर बहुत भारी मात्रा में घूमने के लिए भी आते हैं।
दोस्तों यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा और मिला जुला के देखे दोस्तों, तो जल हमारे लिए, पानी हमारे लिए बहुत ही मात्रा में बेहद ही क्या है दोस्तों, उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि पानी के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर मतलब एक दिन में दोस्तों, अगर मतलब एक व्यक्ति का लगभग 1000 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों। कितना? 1000 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब सबसे हम जरूरी देख लिए कि हमारा मतलब जल से क्या क्या उपयोग हो सकता है, जल का क्या उपयोग नहीं हो सकता है। अब हमारा पॉइंट है कि जल संकट क्या है। दोस्तों देखो, जल संकट क्या है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ को जल में मिल जाने से उसकी गुणवत्ता में थोड़ी कमी आ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जल संकट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जो होता है कि इंटरनेशनल जल विवाद, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जल विवाद क्या है। देखो, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य, जैसे 2 या 2 से ज्यादा राज्य आपस में नदी घाटी परियोजना के लिए या जल के लिए आपस में उनमें लड़ाई हो जाती है, हम उसी को और उनमें विवाद हो जाता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल जल विवाद बोला जाता है। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार कावेरी नदी पर बांध बनाने के लिए दोस्तों जल विवाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ में आ गया कि जल विवाद क्या है, जल संकट क्या है और बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। अब दोस्तों देखो, हम जो है वो बहुत सारे मतलब जो जल है बिना मतलब का, बिना यूज का दोस्तों हम उपयोग कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जल है वो बहुत मात्रा में हम उपयोग कर देते हैं। हम इसी कारण बताया गया है दोस्तों कि जो हमारा जल है जो उसको प्रदूषण से कैसे रोका जा सके। दोस्तों सबसे पहले जल को हम प्रदूषण से नहीं रोकेंगे तो 2025 तक मतलब ऐसा समय आएगा, 2025 या 2050 तक ऐसा समय आएगा कि लोग जल के लिए भारी मात्रा में मारपीट करते हुए हमको दिखाई दिएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? जल को प्रदूषण होने से रोकने के कुछ मतलब उपाय दिया है। अब देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जहां बड़े बड़े यानी कि नगर है, यानी कि बड़े बड़े जहां भी शहर है, उस शहर में जितना भी कूड़ा करकट है दोस्तों, उस कूड़ा करकट को हम क्या करेंगे? बहती हुई नदी में नहीं फेंकेंगे। दोस्तों मतलब एक समय था कि गंगा एक पवित्र नदी थी, आज भी गंगा एक पवित्र नदी है, लेकिन आज गंगा पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा हम उसको प्रदूषित बना दिए। क्यों? क्योंकि जितने सारे महत्वपूर्ण शहर है वह सभी गंगा के किनारे बसे हुए हैं और उस शहर का जितना सारा कचरा है वह सभी कचरा कहाँ आके लोग फेंक देता है? नदी में फेंक देता है। दोस्तों कानपुर में लगभग 180 चमड़ा मिल है, लगभग 180 चमड़ा की फैक्ट्री है, जिसमें डेली 58 लाख लीटर जो है वह उसका कचरा जो है वह गंगा में बहाया जाता है। तो दोस्तों यह हमारे लिए बेहद ही दुखी की बात है कि हम अपनी मतलब एक पवित्र नदी को और भी ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। और दूसरा है दोस्तों कि हम इसको कैसे मतलब रोक सकते हैं। तो जो हमारा कल कारखाना है उससे निकलने वाले रासायनिक जितने भी सारे पदार्थ है, निकलने वाले जितने भी जैसे फैक्ट्री से निकलने वाले जितने भी कचरा है, उस सभी चीजों को हम मतलब क्या करेंगे? पानी में नहीं फेंकेंगे, नदी में नहीं फेंकेंगे, तो हमारा जल जो है वह प्रदूषित नहीं होगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम मतलब रासायनिक मतलब जो पदार्थ होते हैं उसको जल में फेंक देते हैं, और जल में फेंकने के कारण क्या होता है, वहां पे जितने सारे जल में मतलब जो मतलब जीव प्राणी होते हैं वह मतलब सबको उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मतलब जो जीव होते हैं वह हमारा प्रदूषण फेंकने से यानी कि हमारा जल को प्रदूषित करने से वह जल में नहीं रह पाते हैं और हमको वह आसानी से हमको हमारे चलते वो जो जीव है वह मर जाते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो परमाणु परीक्षण करते हैं दोस्तों, हम इसमें भी इसके मतलब इसको भी कम कर देंगे, जहां तक है परमाणु परीक्षण को भी कम करेंगे, जिससे जल प्रदूषित
मतलब नहीं हो। कहने का मतलब क्या है। और जो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्षा जल का संरक्षण करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि बहुत ऐसे भारत में यानी कि जगह है, यानी कि हमारे भारत देश में या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा यानी कि जो जल का स्रोत है वह वर्षा से ही होता है। जल हमको कहां से मिलती है दोस्तों, वर्षा से ही हमको प्राप्त होती है। अब यानी कि वर्षा जल का संरक्षण कैसे करेंगे, तो हमारा इंडिया देश में ही एक राजस्थान मतलब जो स्टेट है उसमें जैसलमेर नाम का एक जगह है, वहां पे मतलब जलों को क्या किया जाता है, वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है और यही मतलब इकट्ठा को हम क्या कहते हैं, टांका का नाम दिया जाता है। और मतलब यही इकट्ठा कर उसके मतलब पीने का ही मतलब योग बनाया जाता है। और दोस्तों हमारा जो मेघालय की जो राजधानी जो शिलोंग है, कौन दोस्तों, मेघालय की जो राजधानी शिलोंग है, वहां आज भी दोस्तों वहां पे लोग जब वर्षा होती है तो वो छत के पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और आज भी वहां पे लोग छत के पानी को इकट्ठा कर बहुत ही अच्छी मात्रा में अपनी तकनीक की बदौलत क्या करते हैं दोस्तों, वहां पे अपनी वर्षा जल को अपने मतलब उपयोग में बहुत ही अच्छे तरह से मतलब लाते हैं। अब जैसे यानी कि महाराष्ट्र में दोस्तों क्या होता है कि महाराष्ट्र में क्या है, यानी कि मतलब अति जल दोहन से आपका एक टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि महाराष्ट्र में अति जल दोहन से किस चीज का संक्रमण बना है। तो दोस्तों फ्लोराइड का संक्रमण कहां बढ़ गया है, महाराष्ट्र में बढ़ गया। और दोस्तों अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि बिहार में अति जल दोहन से मतलब क्या बढ़ता है, तो आर्सेनिक नामक एक तत्व है वही अति जल दोहन से बढ़ता है। दोस्तों आज हम देखें कि ये जल संसाधन क्या है। और दोस्तों 2025 तक हमारा जो है जल जो है वह एक ना एक दिन हमको खत्म होगा। तो आज हम देखेंगे और इसलिए दोस्तों कि यानी कि जल को हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा सेव करना चाहिए, हमेशा हमको जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जहां तक संभव हो वहां पे जल को प्रदूषण से हमको दोस्तों बचाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए जल को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं, और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मतलब जल को ज्यादा उपयोग नहीं करें। अब ज्यादा उपयोग करने का मतलब क्या है कि अगर हम मतलब ब्रश कर रहे हैं तो वहां पे जो नल है उसका नल के टूटी को हम ज्यादा देर तक नहीं खोले। कहने का मतलब क्या है। और जो मतलब ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो जल को बहुत ही बृहद मात्रा में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, हम उनका उपयोग उनके ऊपर जागरूक लाए। क्या दोस्तों, हम उनके ऊपर मतलब जागरूक करें कि जो हमारा जल है वह बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। और दोस्तों अगर हमारे जीवन में जल नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम, कोई भी उपयोग, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मतलब आज हम लोगों ने देख ही लिया कि जल का क्या क्या उपयोग है, जल को मतलब क्या है, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हमें जल को प्रदूषण से कैसे रोका जा सकते हैं, टांका क्या है, मेघालय क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।